चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इनका नाम है वर्गीश कुरियन। हर साल 26 नवंबर को इनका बर्थडे होता है और इनके बर्थडे होने की वजह से 2014 में सरकार ने ये तय किया कि इस दिन को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाएंगे, नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाएंगे। 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान दिवस है, सभी को पता है। 26/11/2008 को मुंबई में अटैक हुआ था, एक दुखद घटना थी। लेकिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है। वो इसलिए होता है कि वर्गीश कुरियन का उस दिन हैप्पी बर्थडे। इस व्यक्ति को भारत में सफेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। इस साल 2021 में इस व्यक्ति को 100 साल हो चुके हैं, यानी इसकी 100वीं वर्षगांठ है ये। फिलहाल ये हमारे साथ नहीं है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी इनको मिला है। इस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया और भारत जैसे देश को, जो कि मिल्क डेफिशिएंट कंट्री था, मतलब जहां पे जितनी जरूरत है उतना दूध होता नहीं था, उस देश को मिल्क डेफिशिएंट से मिल्क सरप्लस कंट्री बना दिया। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध या मिल्क का उत्पादन भारत करता है। ये लेगेसी है इस आदमी की, इसीलिए इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसने लगभग 30 संस्थानों को खड़ा किया, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमूल। अमूल दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है, यानी सहकारी संस्था है अमूल, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। और अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद, ए फॉर आनंद, एक शहर है गुजरात का, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। देखिए हमारे देश में दुनिया की बात कहें तो इंसान का जो बच्चा है, सबसे पहले पैदा होते ही वो सबसे पहले क्या पीता है? माँ का दूध पीता है। और मिल्क ऐसी चीज है कि जीवन भर वो किसी ना किसी रूप से मिल्क को कंज्यूम कर ही रहा है। भारत की अगर बात करते तो इनके आने से पहले, व्हाइट रिवॉल्यूशन होने से पहले, भारत में मान लीजिए एक जगह पे दूध हो रहा है, लेकिन वहां पे दूध की इतनी डिमांड नहीं है। बी जगह पे दूध की डिमांड है, लेकिन दूध वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ए जगह का दूध वेस्ट हो रहा है और बी जगह के लोगों को दूध बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है, बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो ये जो डिमांड सप्लाई का गैप था, इस व्यक्ति ने इसको खत्म कर दिया। सबसे पहले इसने अलग अलग कोऑपरेटिव्स बनाई कि भाई एक गांव है जहाँ पे 50 किसान हैं और वो रोज के 2500 लीटर दूध निकालते हैं, लेकिन 2500 लीटर वो गांव खुद नहीं पी सकता, उसको बेचना है कहीं ना कहीं। तो इसने इस तरह का एक चेन बनाई कि कोऑपरेटिव बनाई पूरे गांव की, फिर गांव से जोड़ के कई गांव की कोऑपरेटिव बनाई। और उसने इस बात की कोशिश की कि हमारे देश में जो मिल्क का प्राइस है वो लगभग फिक्स रहे, क्योंकि किसी मौसम में मिल्क ज्यादा गाय देती है, कभी कम देती है, कभी कहीं पूरे देश में ऐसा है नहीं कि हर गांव हर शहर में दूध हो रहा है, लेकिन दूध सभी को चाहिए। आज हमारे देश में इस व्यक्ति की बदौलत प्रति व्यक्ति 380 ग्राम दूध उपलब्ध है। प्रति व्यक्ति, अरबों की आबादी है फिर भी इतना दूध उपलब्ध है। तो ये सब इस व्यक्ति की वजह से हो पाया। इस व्यक्ति ने अपने 30 साल के कैरियर में, जब ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष था, अमूल का भी अध्यक्ष था, उसने दूध उत्पादन को 4 गुना बढ़ा दिया और मिल्क डेफिशिएंट कंट्री से हम मिल्क सरप्लस कंट्री हो गए और हम दूध का उत्पादन में सबसे नंबर 1 हो गए। दूध से बनने वाली हर एक चीज, चाहे वो दही हो, फिर चाहे मिठाइयाँ हो, चीज हो, कर्ड हो, इन सब चीजों में भी हमारी जो डेयरी है, डेयरी उद्योग है, उसने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो ये सारा श्रेय जाता है इस व्यक्ति को, जिसका नाम है वर्गीश कुरियन, जिसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत में दुग्ध क्रांति का जनक है ये, और इसकी वजह से एक आम दूध वाले के जीवन स्तर में सुधार आया, उसकी आय बढ़ी। इसने अपने टेन्योर में जो प्रति गाय का जो प्रोडक्शन है उसको डबल कर दिया था। ऐसा नहीं कि गाय को जबरदस्ती या भैंस को जबरदस्ती उससे दूध निकाला जा रहा था। उनकी अच्छी खान पान का ध्यान रखा उसने, उनकी अच्छी चिकित्सा का ध्यान रखा, हेल्थ पे ध्यान रखा, सैनिटेशन पे ध्यान रखा, और अल्टीमेटली साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज करके
इन्होंने हमारे देश को मिल्क सरप्लस कंट्री बना दिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क उत्पादन भारत करता है और इसलिए वर्गीश कुरियन को हम जानते हैं। और इनके बर्थडे को 2014 सरकार ने तय किया कि हर साल हम 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाएंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और इस साल इनका 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 2021 में 100 साल के होते हैं, वैसे 2012 में चले गए हैं। अगली न्यूज पे बात करते हैं। नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, उसने बोला है कि 2022 में वो एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम रहेगा स्वात सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है वो करेगी क्या? भाई नासा लॉन्च कर रहा है तो कुछ खास कारण से लॉन्च कर रहा होगा। तो ये सैटेलाइट क्या करेगी? तो ये जो स्वात सैटेलाइट है ये डेटा इकट्ठा करेगी कि भाई हमारी धरती में, हमारे इस धरती ग्रह में कहाँ पे कहाँ पानी है। और पानी भी हमारे पास दो तरह का है, खारा पानी और साफ पानी यानी मीठा पानी, सॉल्ट और फ्रेश वाटर। तो कितना हमारे पास सॉल्ट वाटर है, कितना हमारा फ्रेश वाटर है, कहाँ कितना पानी है, और वहां पे पानी की मात्रा कितनी है, ये सब हमको ट्रैक करना है। एक तरह से हमें एक रिकॉर्ड बनाना है कि हमारी धरती में कहाँ पानी है। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती में पानी डिप्लीट हो रहा है, पानी बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, उसके बारे में जिक्र करूंगा मैं आपसे। तो ये जो स्वात मिशन है इसका फुल फॉर्म सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, यानी हमारी जो सरफेस है, हमारा जो लैंड है, उसके नीचे जो वाटर है, उसके ऊपर जो वाटर है वो, और साथ में ओशियन में जो वाटर है उसके बारे में ये सैटेलाइट लॉन्च करके, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट रहेगा और उससे वो पूरी धरती को एक तरह से स्कैन करेगा, धरती का स्नैपशॉट लेगा कि कहाँ पे पानी है, कितना पानी है। वो इसलिए कि ये कहा जा रहा है, ये मुमकिन है कि पानी की कितनी स्कैर्सिटी हो रही, पानी कितनी कमी हो रही कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी पर लड़ा जाएगा। और इस मिशन में नासा का साथ दे रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपको फ्रांस में मिलेगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा। कि ये दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं और ये जब डेटा देंगे तो उसमें इंडिया का भी डेटा होगा कि इंडिया में कहाँ पानी है, कैसा पानी है। अब ये पानी को लेकर बात आई है तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारी धरती में 71% तो वाटर है और 29% लैंड है। ये जो 71% वाटर है, इसमें भी 97% जो वाटर है वो खारा पानी है, सॉल्ट वाटर, नॉन पोर्टेबल है, इसका आप यूज नहीं कर सकते। इसके अगर आपको यूज भी करना है तो काफी ज्यादा मशीनरी लगती है और इस खारे पानी को साफ पानी बनाती है। तो बचा मेरे पास लगभग 3% पानी जो है, जो कि फ्रेश वाटर है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब इस 3% का भी लगभग 69% जो परसेंट, इस 3% का भी जो 69% है वो तो आपके पास ग्लेशियर के रूप में, और जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां पे ये मिलेगा आपको, पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर के ऊपर, जिसको आप आसानी से निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि पानी पीना है तो हिमालय के ऊपर चढ़ गए पानी पी के आ रहे हैं ग्लेशियर से। जो 30% पानी है, साफ पानी, वो ग्राउंड वाटर के रूप में आपके पास है, जो आप हैंड पंप से, पंप से, टिल्लू पंप से, बोरिंग से आप निकालते हैं। और बचा 1% जो साफ पानी है, 1% भी किसका, इस 3% की मैं बात कर रहा हूं। इस 3% का जो 1% है ये आपको तालाबों में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में मिलेगा, सिर्फ 1%। अब इस फिगर को, इस आंकड़े को आपको देखकर लग रहा है कि भाई 97, हमारे पास 71% पानी है, हम एक ग्रीन प्लैनेट इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है, और अंतरिक्ष में मतलब स्पेस से देखने में इस पानी का जो एक तरह रिफ्लेक्शन है वो हमको ब्लू प्लैनेट बनाता है, ग्रीन प्लैनेट बनाता है। लेकिन ये पानी में भी 97% पानी तो खारा पानी है, जो हमारे काम का फिलहाल नहीं है, यानी पीने के काम का नहीं है। 3% फ्रेश वाटर, इस 3% का भी 69% तो ग्लेशियर के रूप में जमा है, इसको आप फिलहाल यूज नहीं कर सकते हैं। 30% ग्राउंड वाटर के रूप में है, जो बहुत तेजी से घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि हम इसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर अत्यधिक, बस घर में बोरिंग करा ली और उससे हम निकाल रहे हैं। ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, और बचा 1% जो पानी है वो आपको नदी, तालाब, पॉन्ड, पोखर में मिलेगा, जिसको भी हम डैम बना के रोक रहे हैं। अब इस चार्ट को देखकर आपको लग रहा है कि पानी
कितना, पहले तो जरूरी कितना ही आप सभी को पता है, बिन पानी सब सून, पानी खत्म तो आप खत्म। तो एनिमल की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ सब पानी पर डिपेंडेंट, लेकिन इस पानी में भी जो फ्रेश वाटर है वो फिगर आप देख रहे हैं आप। अब ये पानी हमें किससे मतलब है, हमें 3% इस पानी से मतलब है, फ्रेश वाटर, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, साफ पानी चाहिए। इस फ्रेश वाटर के लिए ये जो स्वात सैटेलाइट है, ये दुनिया, हमारी पूरी धरती के एक एक चप्पे चप्पे को छान के बता देगी कहाँ कैसा पानी है, कितना पानी, और फिर उस पानी तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे लाएंगे, क्या व्यवस्था है। जैसे इंदौर की बात करूं, नर्मदा लाइन आ गई है, नर्मदा का पानी हमने घाट खुदा के इधर लाए हैं। तो ये हम क्यों लाए हैं, क्योंकि नर्मदा रिवर है और रिवर में फ्रेश वाटर मिलता है 1%, उस 1% के भी कुछ हिस्से में नर्मदा का कुछ हिस्सा होगा, वो इंदौर की प्यास बुझा रहा है। मतलब मेरा बताने का यही पूरा मतलब है कि आप इस चार्ट को, इस ग्राफ को देख के समझिए कि पानी की क्या कंडीशन है। भारत की बात करूं तो सिर्फ 4% पानी, 4% वाटर भारत के पास, 4%। और आबादी की बात करूं, दुनिया की लगभग 18% आबादी यहाँ रहती है। और इसमें भी अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो पानी खर्च होता है वो सिंचाई में खर्च होता है। सबसे ज्यादा पानी जो खर्च होता है वो सिंचाई में, मोर देन 70%, खेत सिंचाई में। उसके बाद कमर्शियल में, वाणिज्यिक में, फैक्ट्रियों में मोर देन 23%। और बचा जो वो हमारे घरों में, हाउस होल्ड में खर्च होता है 7%। और ये जो सिंचाई में खर्च होता है पानी, इस सिंचाई में भी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ग्राउंड वाटर का है, नलकूप का है, ये मतलब ग्राउंड वाटर का। तो जो सतही जल है इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अब आप देख लीजिए, दुनिया का सिर्फ 4% पानी आपके पास है, उसमें भी आपका फिगर इतना ये इतना चिंताजनक है कि आप सिंचाई में इतना खर्च कर दे रहे हैं। अब इसमें भी अगर देखें तो जब सिंचाई में कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, टोबैको, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको वाटर गजलिंग क्रॉप्स कहते हैं, मतलब ये पानी पी जाती हैं, पानी खत्म कर जाती हैं ये। तो ये राइस, तो छत्तीसगढ़ में आप चावल उगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां बारिश भी ठीक ठाक होती, नदियां भी बड़ी बड़ी हैं। लेकिन अगर चावल आप पंजाब में उगाते हो तो वहां बारिश नहीं होती, वहां ग्राउंड वाटर से आप चावल उगाते हो तो आप ग्राउंड वाटर खत्म कर देते हो। आप गन्ना छत्तीसगढ़ में उगाओ ठीक है, लेकिन आप गन्ना महाराष्ट्र में उगा रहे हो, और महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा शुगर मिल इंडिया में महाराष्ट्र में ही है। लोग मुनाफे के लिए कहीं भी कुछ भी उगा रहे हैं, और अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि हमारे पानी पे लोड पड़ रहा है, पानी पे लोड पड़ रहा है। तो एक मोटा मैं बताने का पूरा यही है मेरा पर्पस, कि आप देखो कि अल्टीमेटली घूम फिर के बात आ रही है, और सिंचाई में हम मोर देन 70% वाटर यूज कर रहे हैं, और इसमें कोई चेक नहीं है। किसान को खेत में पानी लगाना है, उसको भी नहीं पता कितना पानी उसको चाहिए, और फसल को भी नहीं पता कितना उसको पानी चाहिए। इसलिए नए नए आ गए कि भाई ड्रिप इरिगेशन से और स्प्रिंकलर इरिगेशन से ये सब आप सिंचाई करिए। हमने नल जल योजना बनाई है कि भाई हर घरों में नल पहुंचा, मतलब नल से जल पहुंचाना है 2024 तक। खेती के लिए हमने पर ड्रॉप मोर क्रॉप बनाई है कि एक हर बूंद से ज्यादा खेती करनी है। टपक सिंचाई, बूंद सिंचाई, ये सब की है। इजराइल वाटर डेफिशिएंट कंट्री है, फिर भी वहां पे वो खेती बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि वो पानी का ऑप्टिमम यूज करते हैं। और हमारे यहाँ पानी हम खुले में खेत में निकाल देते हैं, फिर वो भाप बन के उड़ जाता है अल्टीमेटली। तो ये एक फैक्ट है। और नासा का जो स्वात जो है सैटेलाइट है, वो इसी चीज को करेगा, वो चेक करेगा कि धरती में कहाँ कहाँ पानी है, कितना पानी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, बहुत इसमें पैसा लगेगा, वो नासा जब करेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तब आप जानिए। लेकिन अपने भारत के भी आप थोड़ी कंडीशन जान के रखिए, और ये जानिए कि जो वाटर का जो धरती में जो पानी है उसका क्लासिफिकेशन कैसा है। ठीक है, तो ये न्यूज इसके बारे में थी। वैसे इंडिया की इसरो, भारत की इसरो और नासा मिलकर एक मिशन लॉन्च, मतलब एक कोलैबोरेशन, इसका नाम है निसार। तो निसार कोलैबोरेशन किसका है, नासा और इसरो का। नासा और इसरो का जो कोलैबोरेशन है उसका नाम है निसार कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इसमें नासा और इसरो मिलकर अलग अलग सेक्टर पे काम करेंगी, स्पेस के क्षेत्र में काम करेंगे। अगली न्यूज पे चलते हैं। प्रवीण सिन्हा साहब सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए। अभी ये इंटरपोल के डेलीगेट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इंटरपोल में एक बड़े अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो हमें ये जानना है कि इंटरपोल क्या है, कैसा है, ये चीज को हमको जानना है। देखिए, इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस अपराध संगठन। और ये दुनिया के 194 देशों का समूह है। 1923 में ये बना था, और आज वर्तमान में ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस संगठन है।
इसका मुख्यालय आपको फ्रांस के शहर लियोन में मिलेगा और इसमें 194 कंट्रीज हैं और भारत इसके शुरुआती जो मेंबर्स हैं उनमें से एक था। इसकी एक सामान्य सभा है और उसकी बैठक साल में एक बार होती है। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे भेजते हैं। अगर आप आईपीएस बनते हैं तो हो सकता है आपके कैरियर में एक दो बार ऐसा मौका है कि आप इंटरपोल की सेवा में जाएं, आप दुनिया भर के किसी देश में पदस्थ रहें इंटरपोल की तरफ से। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेशनल पुलिस भी कहते हैं, इसका एक्चुअल नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को नीरव मोदी याद होगा। नीरव मोदी यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक का पैसा गबन करके भाग गया। तो दुनिया भर में कोई भी अपराधी किसी देश में किसी भी तरह का अपराध करके कहीं और भाग जाए तो हमारे पास एक ऐसी संगठन है इंटरपोल के नाम से, जो उसकी निगरानी करता है, उसकी जांच करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और हो सकता है तो उसको पकड़ के भी उस देश को पहुंचा देता है वापस। तो इसको लेकर अलग अलग तरह की नोटिस निकलती हैं। जैसे हम थोड़ा नीचे चले, इस तस्वीर में आप देखो, तो जैसे नीरव मोदी की मैंने जिक्र किया, नीरव मोदी यहाँ से पैसा गबन करके भाग गया, तो नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। मतलब हमारे देश की सरकार ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट की कि नीरव मोदी यहाँ से भगौड़ा है, पैसा लेके भाग गया है और पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है, आप इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दो। नीरव मोदी के खिलाफ रेड नोटिस जारी हुआ और रेड नोटिस का मतलब ये होता है कि अब दुनिया भर की पुलिस चेक करेगी इस आदमी की लोकेशन कहाँ, ये छुपा कहाँ है, और अगर मिल जाएगा तो उसको अरेस्ट भी कर लेगी, उसको अरेस्ट भी कर लेगी। तो नीरव मोदी के खिलाफ हमने इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, स्वामी नित्यानंद। वो भारत से उस पर रेप का आरोप था और वो भाग गया था, उसके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया था और मालूम चला था बाद में उसने कोई आइलैंड खरीद लिया है और उसका नाम कैलाशा रख दिया है और वहां की करेंसी बना लिया है। खैर जो भी है, उसके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया था इंटरपोल में। ब्लू नोटिस जब भी जारी होता है इसमें यह होता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ अधिक से अधिक जानकारी निकालो कि वो है कहाँ, पता करो, उसकी लोकेशन पता करो, बस उसको पकड़ो नहीं बस, लेकिन आपको ये रहे कि वो यहाँ पे रहता है, ये उसका घर है, ये उसका इलाका है, एक जानकारी निकाल लो। तो अलग अलग ये नोटिस निकालते हैं। येलो नोटिस निकालता है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिसिंग चल रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या कोई बच्चा है जो घर बार से बिछड़ गया, मालूम चला कि आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में आपका बच्चा बिछड़ गया, तो और फिर आप इंडिया आ गए, कुछ भी, कोई भी मिसिंग चीज है, कोई बच्चा मिसिंग है, कुछ भी, और ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी आइडेंटिटी खुद ना बता पाए, मूक बधिर है, कुछ भी, तो उसके लिए येलो नोटिस निकलता है कि भाई, और येलो नोटिस दुनिया भर के देशों में चला जाता है कि भाई ये व्यक्ति आपके यहाँ है, देखो पता करो। ग्रीन नोटिस में ये होता है किसी के बारे में जानकारी निकालना है कि ये व्यक्ति यहाँ से गया है, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं, लेकिन हमें लगता है ये क्राइम करेगा, ये हो, तो उसके लिए ग्रीन नोटिस निकलता है कि भाई तैयार रहना, इसमें निगरानी रखना, हो सकता है ये खतरनाक हो। ब्लैक नोटिस, कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं मर गया है और उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो रही, कौन है कहाँ है, तो ब्लैक नोटिस निकलता है कि भाई दुनिया भर के देशों की पुलिस से पूछा जाता है कि ये व्यक्ति की लाश को पहचानते हो नहीं पहचानते। तो ये अलग अलग इसके रंगों के हिसाब से इसके नोटिस है, ध्यान रखिएगा। रेड नोटिस जारी हो गया मतलब सबसे बड़ा नोटिस है ये इंटरपोल का। तो प्रवीण सिन्हा साहब सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में रिटायर हुए थे, यानी सीबीआई के नंबर 2 थे, प्रमोट हो जाते, डायरेक्टर बन जाते। तो प्रवीण सिन्हा साहब को वोटिंग के तहत दुनिया भर के देशों ने वोटिंग किया और इनको डेलीगेट के रूप में बनाया गया है, मतलब आप जाइए वहां पे एक अच्छे पद में आप बैठिए। और अभी इंटरपोल का जो मुखिया है उसका भी चुनाव हुआ। इंटरपोल का जो मुखिया होता है उसको 4 साल का टर्म होता है, और अभी यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अहमद नासिर अल रहीसी, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, इंटरपोल के। 4 साल का इनका टर्म है, तो ये यूएई के बने हैं। इसके पहले किम यांग यांग थे जो कि साउथ कोरिया के थे, लेकिन अब उनका नाम ध्यान रखना नहीं है हमें। अभी आप ये ध्यान रखिएगा, इंटरपोल में डेलीगेट के रूप में आपके सिन्हा साहब पहुंच गए, इंडिया की तरफ से पहुंच गए। ऐसा नहीं कि इंडिया ने कोई तीर मार लिया, चाइना की तरफ से भी एक आदमी चुन के पहुंचा है, लेकिन हाँ दुनिया भर के देशों ने हमको सपोर्ट किया, हमको वहां पहुंचाया, ये अच्छी बात है। तो इंटरपोल जो संस्था है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, 1923 में बनी थी। 2 साल बाद उस संस्था को बने हुए 100 साल हो जाएंगे, और हमारा एक व्यक्ति वहां पर डेलीगेट के रूप में पहुंचा, ये बड़ी बात है। तो इंटरपोल का रोल क्या है कि हर तरह के क्राइम, साइबर क्राइम, टेररिज्म, आतंकवाद से जुड़े हुए किसी भी तरह ट्रांसनेशनल क्राइम, मतलब क्राइम किसी एक देश में किया, बहुत दूसरे देश में गया, तो फिर उसको ट्रेस करना, पकड़ना का काम कौन करता है, इंटरपोल। अगली न्यूज में चलते हैं। ये आपको एक प्लेन दिख रहा है बड़ा सा, इसका नाम है मिराज 2000। अब 2 मिनट कहानी सुनना। इस प्लेन का नाम है मिराज 2000, ये इसकी नाम है।
1985 में ये प्लेन हमको कहां से मिला? फ्रांस से मिला। ये प्लेन हमको फ्रांस से मिला और तब से हमारे बेड़े में ये है। लेकिन समय के साथ की उम्र हो रही है, इसके कुछ पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, हमें उन पार्ट्स को चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इस प्लेन को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है डसॉल्ट। डसॉल्ट, और ये वही कंपनी जो राफेल बनाती है। लेकिन ये कंपनी जो है, इसने ये प्लेन बनाना बंद कर दिया। लेकिन हमारे पास इस तरह के लगभग 50 प्लेन है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि हम इन 50 प्लेनों को एक झटके में रिप्लेस तो कर नहीं सकते, क्योंकि राफेल हमने 36 मंगाए हैं, उसमें भी बड़ा दिक्कत है और वो कब तक आएंगे उसमें समय लगता है। एक झटके में हम 50 प्लेन कैसे रिप्लेस कर दे? दूसरा, हमारी एयरफोर्स ये कहती है कि ये जो प्लेन है इनमें मान लीजिए कुछ पार्ट्स पुराने हैं, कुछ कमजोर हैं, उनको चेंज करना है। अगर हम उनको कर देंगे तो 2031 तक बड़े आराम से हम इन प्लेनों का यूज कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये समस्या थी कि अगले 10 साल के लिए हमें इन प्लेनों को चलाना है, लेकिन इनके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मिल नहीं रहे हैं, खराब हो गए हैं, और ये कंपनी बोल रही है कि अब तो हम इसको बनाते ही नहीं है। तो सवाल ये हुआ कि अब करें क्या? तो हमने इस कंपनी से संपर्क किया कि भाई ठीक है, आप पार्ट्स तो नहीं बनाते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पुराने मिराज तो होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास से कोई 50 साल या 20 साल पुरानी कार है, वो कार बनना बंद हो गई, अब आपको उसका टायर चाहिए। तो कंपनी बोली कि हम इसका टायर नहीं बनाते। लेकिन आपको मालूम चला है कि ऐसा व्यक्ति है, या वो कंपनी ने बोली हमारे पास 50 कारें पुरानी पड़ी हैं, अगर आप देख लो उनमें से कोई सही टायर हो तो आप लगा लो। तो ये भी हमारी अच्छी डील होती है कि भाई हमें तो टायर चाहिए ना, नया हो चाहे पुराना, गाड़ी नई हो या पुरानी। तो हमने इस कंपनी से बात किया कि यार हमें तो कुछ पार्ट्स चाहिए, तो क्या आप कुछ हेल्प कर पाएंगे? तो इन्होंने बोला देखो हमारे पास कुछ प्लेन हैं, पुराने प्लेन है, हम उनको यूज नहीं करते, आप चाहो तो ये पुराने प्लेन खरीद लो और इस पुराने प्लेन के जो जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हो उस पार्ट्स को आप यूज कर लेना। तो हमने इनके साथ ऐसा करार कर लिया। अब आपको सुन के लग रहा होगा यार भारत क्या गरीब देश है, नया प्लेन क्यों नहीं खरीद लेता? तो इस तरह की प्रोसेस दुनिया के हर देश, अमूमन बड़े बड़े देश करते हैं, जो बहुत अमीर है अमेरिका जैसे वो नहीं करते, लेकिन नॉर्मल लोग देश करते हैं। तो हमने उससे डील की दो महीने पहले कि भाई हमें कुछ आपके प्लेन चाहिए जो आप यूज नहीं कर रहे, आप उनको दे दो। तो उन्होंने ठीक है, हम वो प्लेन आपको भेज देंगे। तो उसी उसी डील के तहत 2 प्लेन हमारे पास आ रहे हैं, जिन प्लेन का फ्रांस उपयोग कर रहा था ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए, वो प्लेन हमारे पास आ रहे हैं। तो अब उन प्लेनों के कुछ अच्छे पुर्जे हम यूज कर लेंगे अपने नए प्लेनों में। और जैसा कि हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अगर सब ये इनको हमने अपग्रेड कर लिया, इन्हें कहते हैं अपग्रेड करना, इन्हें हमने अपग्रेड कर लिया, फिट कर लिया, तो 10 साल आराम से हम चला सकते हैं। तो ये जो मिराज 2000 है 1985 से हमारी भारतीय वायुसेना में शामिल है, और कारगिल के युद्ध में इसने बड़ा अच्छा काम किया था। और हमने इसका एक और नाम रखा है, हमने भारत में इस प्लेन को एक और नाम से जानते हैं, वज्र नाम से, वज्र। तो मिराज 2000 फ्रांस का प्लेन है और लगभग 2.2 मैक की स्पीड से चलता है, चौथी जनरेशन का ये प्लेन है। अच्छा प्लेन है, अच्छा परफॉर्मेंस है, और इसके क्रैश बहुत कम होते हैं। यहाँ तक कि आपको अगर याद हो 2019 में वैलेंटाइन डे के दिन पुलवामा में अटैक किया था पाकिस्तान ने, उसके 2 हफ्ते बाद हमने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट में। तो बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक की थी तो यही मिराज उड़े थे और मिराजों ने वहां पे बम गिरा के आए थे। तो बालाकोट की एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो मिराज जो है ये फ्रांस की कंपनी डसॉल बनाती है, अब तो डसॉल राफेल बना रही है, दुनिया को बेच रही है, हम भी खरीद रहे हैं राफेल। लेकिन ये जो मिराज 2000 की न्यूज आई है कि दो मिराज फ्रांस से हमको मिले हैं, ये कोई नए प्लेन नहीं है, हमें अपने प्लेनों को अपग्रेड करना था। तो हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पुराने प्लेन आप ले लीजिए, जो जो आपको पार्ट्स लगेगा वो आप यूज कर लीजिए। और ये जब हम 1985 में इन प्लेनों को लिए तो उस समय के ये सबसे ज्यादा उन्नत प्लेन थे, क्योंकि हमारे बड़े पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका F-16 बेच रहा था कि तुम F-16 ले लो। और F-16 जब उसको मिल रहे थे तो हमको ये हमारी धड़कनें बढ़ गई, और पाकिस्तान F-16 उसके पास रहेगा तो हमारे पास तो ऐसा कोई प्लेन ही नहीं है। तो आनंद फानंद में हमने फ्रांस से बात की, रशिया से बात की, उसने बोला हम अभी बेच नहीं सकते, हमारे पास ऐसा कुछ जो भी डील है हम नहीं कर सकते। फिर फ्रांस ने हमें आनंद फानंद में इतने बढ़िया प्लेन दे दिए जो आज भी 1985 से लेकर 2031 तक आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये बढ़िया है, और बालाकोट में हमने इनका डेमोन्स्ट्रेशन देखा ही था। तो ये मिराज 2000 के लेकर कहानी है, इसको भारत में वज्र के नाम से भी जानते हैं, और यही सारी पूरी डील है। तो ये कहाँ पहुंचेंगे? ग्वालियर में महाराजपुरा जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां ये पहुंचेंगे। और ये ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से ही अभिनंदन वर्धमान उड़े थे पाकिस्तान के प्लेन के पीछे। लेकिन जो अभिनंदन का जो प्लेन था उसका नाम था मिग 21 बाइसन, वो रशिया वाला दिया हुआ था। और ये जो मिराज 2000 है ये दसॉल कंपनी बनाती है,
ये फ्रांस के हैं, और ये जो प्लेन है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर में मिलेगा, सरकारी कंपनी है ये। इसको हैंड ओवर किए जाएंगे और फिर ये उसके पार्ट्स निकाल के जो हमारे प्लेनों में जो कमी है उसको दुरुस्त कर देगा हॉल। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बेंगलोर में मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मिराज 2000 किसका प्लेन है, कहाँ से है, क्या है, ये थोड़ी इस बात। और 2000 इसका एक तरह से वेरिएंट है, मिराज 2000 इसका वेरिएंट है, इसका मतलब ये नहीं कि 2000 एयरक्राफ्ट मिल रहा है ये सब चीज। अगली न्यूज में चलते हैं। देखिए हमारे पास कुछ कैबिनेट कमिटीज हैं जिसमें कैबिनेट रैंक के मंत्री बैठते हैं। तो एक कैबिनेट कमेटी है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी, ये मेरा लगता है पेन टैब हैंग हो रहा है, ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इकोनॉमी की बात हो रही, पैसे के लेन देन की बात हो रही। तो इस कमेटी को चेयर कौन करता है? प्रधानमंत्री देश की। इसने ओ स्मार्ट स्कीम को और बढ़ाने का मतलब 5 साल और बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। असल में जो स्कीम 2018 से चल रही थी और इस स्कीम को देखकर कहा गया कि नहीं भाई ये स्कीम बहुत जरूरी है, तो इसको 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। अब ये ओ स्मार्ट स्कीम क्या है ये हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ओ मतलब है समंदर, ओशियन। स्मार्ट मतलब हमें स्मार्ट बनना है। समंदर जैसा है वो तो समंदर को ही पता है, लेकिन अगर आपको समंदर के साथ स्मार्ट बनना है तो आपको समंदर के बारे में हर चीज जाननी होगी, ओशन के बारे में हर चीज जाननी होगी। कहाँ कैसा ओशन है, कितना गहरा है, कहाँ कौन सी ओशन करंट्स हैं, कब टाइड्स आ रही हैं, कब हाई टाइड है, कब लो टाइड है, मतलब A to Z आपको ओशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कब तूफान आएगा, कब सुनामी आएगी, और फिर आप जान माल की हानि आपको लगभग होती रहेगी। हर साल आपके पास तूफान आते रहेंगे और आपको एंड मौके में पता चलेगा तूफान आने वाला है। और भारत की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम अपने समंदर को अच्छे से पढ़ ही ले, समझ ही ले, हर तरह से जांच ले। समुद्र स्मार्ट का फुल फॉर्म है कि ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब होता है पूरे समुद्र को का नक्शा बना ले, जांच ले कि कहाँ पे क्या क्या चीज है। एप्लीकेशन, इस समुद्र से हम क्या क्या चीजों पा सकते हैं, उनका क्या उपयोग कर सकते हैं, इस समंदर में कैसे खनिज है। भाई समंदर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मछलियां हैं, यहाँ पे हम मछली पालन कर रहे हैं, फिशरीज। समंदर में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, समंदर में क्रूड ऑयल मिल सकता है, समंदर में जो आपके जैसे कि वेरी प्रीशियस मेटल्स मिल सकते हैं, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स मिल सकते हैं। तो समंदर में तो बहुत कुछ है और समंदर के बारे में हम जानते नहीं है। तो इसी को लेकर ओ स्मार्ट स्कीम चालू की गई थी कि भाई हमें समंदर के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। और कौन से समंदर के बारे में, ये मैंने 2 क्लास पहले ही बताया था कि हमारे पास जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है उसे हम लोग कहते हैं EEZ, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हमें हमारे पास ये EEZ वाला जो एरिया है, हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इस समंदर में क्या है, कहाँ पे कितना पानी है, कहाँ पे कितनी मतलब कितनी फिशरीज हैं, कहाँ पे हाई टाइड है, कहाँ लो टाइड है, कहाँ पे कैसी ओशन करंट्स हैं, कहाँ पे ज्यादा गहराई है, कम गहराई है, हमें सब कुछ जानना है। क्योंकि उसी हिसाब से तो हम फिर आगे की जो अपनी पॉलिसीज है वो बना पाएंगे। उसी हिसाब से तो हम ये जांच पाएंगे कि हम अपने समंदर से क्या क्या पा सकते हैं, समंदर में कितना रिजर्व है, समंदर में कितनी बड़ी इकोनॉमी है। और समंदर से जुड़ी हुई, ओशन से जुड़ी हुई इकोनॉमी को क्या कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि पानी नीला होता है। इसको लेकर ये स्कीम है 2018 में शुरू की गई थी और इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सारा खेल समंदर से, माना कि खारा पानी हमें पीने का पानी नहीं मिलता, लेकिन समंदर अगर शांत है तो हमारी जिंदगी शांत है। अगर समंदर अशांत होता है तो फिर आते हैं तूफान, फिर आते हैं साइक्लोन, हरिकेन्स आते हैं, सुनामी आती है, और अल्टीमेटली जान माल दोनों की हानि होती है। समंदर को बारे में पता रहेगा तो पता चलेगा कि इस बार का मानसून कैसा है, बारिश कैसी है, सूखा पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, कितना पानी गिरेगा। यानी हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, भारत के लोगों के लिए जानना चाहते हैं कि हमारे अगल बगल जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये कैसा है। सिंपल सा फंडा है। ओशियन को लेकर हम स्मार्ट बनना चाहते हैं, हम अभी अनभिज्ञ, हमें कुछ पता नहीं अपने समंदर के बारे में, हम उसको जानकार बनना चाहते हैं। इसी को लेकर ये स्कीम है ओशन स्मार्ट स्कीम। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम कर रही है। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, अर्थ अर्थ में काम कर रहा है, पृथ्वी का वाला जो जमीन लैंड हिस्सा है वहां पे आप काम कर रहे हैं, विज्ञान का यूज कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन ये
ओ स्मार्ट जो स्कीम है वो चल रही है, अगले 5 साल और चलेगी। और ये आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं है फिलहाल कि जब साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं तब क्या होता है, और खराब मानसून होते हैं तब क्या होते हैं। ज्यादा मानसून होता है तो क्या होता है, आप देखिए चेन्नई में और उसके आसपास के इलाकों में कितनी बारिश हो रही है। असम में देखिए बाढ़ आती है। अभी जो आंध्र प्रदेश का सूखा वाला इलाका जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी, वहां इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये सब प्रिडिक्टिबिलिटी जो है कि हम भगवान भरोसे क्यों बैठे, हमें पता होना चाहिए भगवान क्या सोच रहा है, हमें पता होना चाहिए नेचर क्या सोच रही है। इसलिए हम ओशियन स्मार्ट स्कीम को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। और हम सागरमाला हम चला रहे हैं, हम एक समुद्रयान हमने एक तरह से डीप सबमर्सिबल वेसल बनाया है कि हम 6000 मीटर की गहराई पे, यानी जब 6 किलोमीटर की गहराई में हम जाके ये चेक करेंगे कि अंदर क्या है कैसा है। क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, उन्होंने अपनी ब्लू इकोनॉमी को बहुत अच्छा कर लिया और हम अभी इनिशियल फेज में है। तो जरूरी है कि हम पता करें कि मेरा समंदर कैसा है, क्योंकि तूफान, साइक्लोन, सुनामी ये सब चीज पता रहे कि कब आ रही है, तब तो एक आदमी नहीं मरेगा, एक खंबे नहीं गिरेंगे। और नहीं पता है तो हजारों लोग मरेंगे, करोड़ों का नुकसान होगा। तो ये एक चीज थी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में मैंने बताया, 200 नॉटिकल माइल्स का जो इलाका है हमारे लैंड से, वो EEZ होता है और यहाँ पे हम सारा चीज करेंगे। अब इंडियन आर्मी ने 2 मिराज ट्रेनर एयरक्राफ्ट किस देश से पाए हैं, बताइए। चलिए बढ़िया, मेरा ये हमने फ्रांस से लिए है। अब संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को हस्ताक्षर करके पारित कर दिया था। और हमारी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि हम 26 नवंबर 1949 को वी हेयर बाई इनैक्ट, अडॉप्ट एंड गिव अवर सेल्फ टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हम 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ओ स्मार्ट स्कीम किससे रिलेटेड है? स्पेस से, ओशियन से, IT से या बैंकिंग से? ओ स्मार्ट स्कीम, ठीक है, तो ये ओशियन से रिलेटेड है। इंटरपोल का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, लियोन शहर में। ये कहाँ है? ये फ्रांस में। ये कुछ मेंस क्वेश्चन, स्वाट मिशन क्या है, वो स्मार्ट स्कीम के बारे में बताइए और इंटरपोल के बारे में बताइए और उसके रोल के बारे में समझाइए। कोई डाउट हो तो पूछ लें।